मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा जो टॉपिक है, आज से हम वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं और वर्ब को बहुत डिटेल में और डेप्थ में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 10 सीरीज को पढ़ा और 10 सीरीज के सारे 10 पार्ट्स हमने बनाए और 10 पार्ट में हमने 12 टेंसों को कवर किया। ठीक है, इसमें हम वर्ब को पढ़ेंगे। वर्ब के साथ प्राइमरी वर्ब क्या होती है, मॉडल वर्ब क्या होती हैं, या वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, किस तरीके से सेंटेंस में वर्ब का यूज किया जाता है, क्या हर वर्ब के बाद में जो लिखा हुआ वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी वाक्य कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम हर चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, हम अपना स्टार्ट टॉपिक करते हैं आज से वर्ब। टुडे इज माय टॉपिक वर्ब। ठीक है, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें वर्ब को। देखिए ये वर्ब को अगर हम देखा जाए तो वर्ब एक एक्शन होता है जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन का कार्य करता है। ठीक है, देखिए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। यानी कि वर्ब एक ऐसा शब्द हुआ जो किसी पर्सन या वस्तु के बारे में कुछ कहता है। यानी कि ठीक है, मैंने लिखा हुआ है फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, वो वर्ब कहलाता है। सिंपल सी बात है। जैसे देखिए अदिति लाफ, तो लाफ शब्द जो है यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वर्ब है। द डॉग इज डेड, इज भी एक वर्ब है और ये भी डेड भी एक वर्ब है। रवि गोज टू स्कूल, ठीक है, गोज यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हो रहा है। द पुलिस मैन अरेस्टेड द थीफ, जो अरेस्टेड है यहाँ पर वर्ब है। बात समझ में आ रही। जैसे लाफ वर्ब है, इज भी वर्ब है, डेड भी वर्ब है, गोज भी वर्ब है और अरेस्टेड भी वर्ब है। इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, इस चीज़ को हम डिटेल में उठाएंगे। सबसे पहले हम आगे पढ़ते हैं अभी काइंड्स ऑफ वर्ब। देखिए स्टूडेंट, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करके चलते हैं। एक नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब और नंबर 2 इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब को मैं भी शॉर्ट में समझा देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। विदाउट ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता ट्रांजिटिव वर्ब का, अपने साथ ऑब्जेक्ट वो लेती ही है। जैसे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई है ट्रांजिटिव वर्ब की। ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इन सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि वर्ब विच रिक्वायर्स इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है और अपना कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नीचे लिखे हैं, बड़े ध्यान से देखें। दी मैन किल्ड ए स्नेक, ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई। वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है कौन सी वर्ब कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। ये आपकी वर्ब हो गई तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब अपना मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज ले रही है, ऑब्जेक्ट की हेल्प ले रही है, तो ये क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। अदिति मेड ए डॉल, अब ये वर्ब हो गई अपने आप में और ये डॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स थे ट्रांजिटिव वर्ब के। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती है। देखिए नंबर 2 बात करते हैं हम इनट्रांजिटिव वर्ब। पहली तो बात हुई ट्रांजिटिव वर्ब की, नंबर 2 इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या है कि ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस but makes good sense by itself is called an intransitive verb। यानी कि intransitive verb एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, और ऑब्जेक्ट नहीं लेती उसके बाद भी उसका जो सेंस है, मीनिंग है, वो बिल्कुल मीनिंगफुल होता है और बिल्कुल क्लियर मीनिंग, स्पष्ट मीनिंग देती है वो। ठीक है, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के भी उसका मीनिंग क्लियर होता है, उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या कैसी वर्ब कहलाती है, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब के। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम इनट्रांजिटिव वर्ब देखिए, द मैन डाइड,
आगे केवल वर्ब का यूज है, ऑब्जेक्ट नहीं है। द गर्ल स्माइल्ड, द सन साइंस, ये क्या है, साइन। अब ये डाइड है, स्माइल्ड है, ये सब क्या है, ये सारी की सारी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, लेकिन उसके बावजूद भी अपना मीनिंग क्लियर है, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ा भी हमने पहले, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। मैंने अब आपके सामने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, बड़े ध्यान से समझें। एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखिए मैंने लिखा पहला सेंटेंस, सी गेव मी एन एप्पल। ठीक है, अब ये जो मी है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो जो भी आपके जैसे मी है, अस है, हिम है, हर है, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, जो किसी लिविंग की बात करते हैं। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब एक बात बड़े ध्यान से समझना, द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी, टीचर ने हमें क्या सुनाई, एक कहानी। तो अस अपने आप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टोरी अपने आप में, अस अपने आप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, स्टोरी अपने आप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई ऑफर्ड हिम सम मनी, तो हिम अपने आप में क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर मनी जो है रेफर कर रहा है वो किसके लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। बड़े ध्यान से समझना इस चीज़। देखिए किसी भी सेंटेंस में, मैंने क्या लिखा, किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेंटेंस के अंदर लिखना कंपलसरी है। जब तक आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, जब तक वह सेंटेंस अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। अब देखो पहले सेंटेंस को देखिए, सी गेव मी एन एप्पल। सपोज कीजिए मैंने एन एप्पल को छुपा लिया। अब जरा इसे रीड करो सेंटेंस को। मैंने बोला सी गेव मी, उसने मुझे दिया, सी गेव मी, यानी कि वो अपना मीनिंग क्लियर नहीं दे रहा। ठीक है, इसलिए मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो सी गेव मी एन एप्पल कहना अभी अपना आप में पूरा मीनिंगफुल है। ठीक है, अगर मैंने इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छुपा लिया, सी गेव एन एप्पल, तब भी अपना मीनिंग क्लियर दे रहा है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप में कंपलसरी होता है। द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी। सपोज कीजिए मैंने ए स्टोरी को छुपा लिया। अब इस सेंटेंस को रीड करो, द टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें सुनाया। क्या सुनाया, व्हाट आंसर। ठीक है, लेकिन अब मुझे किस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, यानी कि बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो एक बात समझ में आई, किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता। जैसे आई ऑफर्ड हिम सम मनी, ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे थोड़ा वर्ब को पढ़ें। देखिए मैंने नोट डाल के लिखा, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहलाती हैं। जैसे मैंने लिखा कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, ये सारी की सारी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। यानी कि ये वो वर्ब हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते। जैसे मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है, देखिए गोज अपने आप में क्या है, एक वर्ब, लेकिन वह कहाँ जाता है, ये प्लेस के बारे में बता रहा। वेयर का जवाब देने वाला, यानी कि वेयर से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि वह कहाँ जाता है, तो आंसर मिलता है स्कूल। तो ये अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब है। बात समझ में आई। यानी कि हम इस बात को नहीं कह सकते कि सब वर्ब के बाद में जो वर्ड लिखा हो वो ऑब्जेक्ट ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। वर्ब के बाद में कुछ अदर वर्ड भी आ सकते हैं ऑब्जेक्ट के अलावा। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अगर राइट है तो वो नाउन और प्रोनाउन को है। ठीक है, नाउन को है और प्रोनाउन को है। बड़े ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर गोज टू स्कूल कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, ये एडवर्ब की तरह यूज हुआ है इस सेंटेंस में। आई स्लीप इन द रूम, मैं कमरे में सोता हूँ। मैं कहाँ सोता हूँ, वेयर का जवाब दे रहा है। तो वेयर से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आंसर मिलता है इन द रूम, और ये भी अपने आप में क्या है, एक प्लेस है, क्या है, अपने आप में एक एडवर्ब है। बात समझ में आई। यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की तलाश है तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आपको व्हाट, हु और वूम, ये तीन वर्ड हैं जो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, उनसे सवाल पूछना होगा, तब आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं।
ठीक है ना। देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अब कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा समझ लें। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी में अर्थ होता है पूरक। बात समझ में आई? पूरक। ये पूरक जो है कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया जाता है, बड़े ध्यान से समझना। लेकिन ये आपको पहचानना है कि लिखा हुआ शब्द ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है। देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट का पूरक बने और जो सब्जेक्ट का पूरक बने। जैसे मैंने लिखा, देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानोगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो सब्जेक्ट को ही रिपीट करेगा। जैसे मैंने लिखा राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय क्या है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो राम है वही बॉय है और जो बॉय है वही राम है। ये जो का तो बिल्कुल सब्जेक्ट को ही रिपीट कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में लिखा। मैंने लिखा यू आर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या हुआ यहाँ पर, स्टूडेंट कहने का मतलब है जो यू है वही स्टूडेंट है और जो स्टूडेंट है वही यू है। बात समझ में आई? तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये मेन वर्ब की तरह यहाँ पर इज एम आर यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझे। अब देखो मैंने लिखा द टीचर सेलेक्टेड हिम द मॉनिटर। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो आगे लिखा हुआ है द मॉनिटर, ये क्या है अपने आप में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। अब बात की जाए तो द टीचर सेलेक्टेड यानी कि जो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बने। अब सेलेक्टेड किया क्या, द मॉनिटर किसे सेलेक्टेड किया गया, हिम को, यानी कि इसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। द टीचर सेलेक्टेड हिम द मॉनिटर। ठीक है, टीचर ने सेलेक्टेड किया उसे, क्या, मॉनिटर, हिम के लिए ही मॉनिटर आया है। वी इनवाइटेड हिम द चीफ गेस्ट। अब देखो ये हिम है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसी का, यानी कि जो हिम है वही चीफ गेस्ट है, जो चीफ गेस्ट है वही हिम है, यानी कि हमने उसे इनवाइट किया चीफ गेस्ट के लिए। वी मेड हिम कैप्टन। हमने किसे कैप्टन बनाया, हिम को, यानी कि हिम ही कैप्टन है और कैप्टन ही हिम है। बात समझ में आ रहा है? ये सब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कैसे कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जब हम वर्ब की बात करते हैं, अभी हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पढ़ा समझा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझा। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हम मेन अपने टॉपिक पर आते हैं, वर्ब्स। देखिए वर्ब को हमने दो भागों में डिवाइड करके चलते हैं, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये सारी की सारी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। लेक्सिकल वर्ब कहो आप, ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हो, प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हो। जो वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज हो, किसकी तरह यूज हो, मेन वर्ब, वो लेक्सिकल वर्ब कहलाती है। जो मेन वर्ब्स होती हैं आपकी वो लेक्सिकल वर्ब कहलाती हैं। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात की जाए तो मैंने इसे तीन भागों में डिवाइड कर दिया। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। अब ये जो तीनों वर्ब हैं, इन तीनों को हम डिटेल में उठाएंगे। पहले प्राइमरी को पढ़ेंगे, फिर मॉडल को, फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब को। ठीक है ना। नंबर फर्स्ट, अब आ जाइए लेक्सिकल वर्ब। देखिए जब हम वर्ब की बात करते हैं, जो वर्ब मेन वर्ब के रूप में यूज़ की जाती है उसे हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। जैसे मैंने लिखा आई राइट ए लेटर, तो राइट यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ही राइट्स ए लेटर, राइट्स क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि लेक्सिकल वर्ब है। इसी को आप प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, इसी को आप ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं। नंबर टू आइए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होती है, टू डू की तीन फॉर्म होती हैं, डू, डज, डिड। टू हैव की तीन फॉर्म होती हैं, हैज, हैव, हैड। टू बी की 5 फॉर्म होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, जो हम डिटेल में उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। केवल आपको याद रखना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाई जाती हैं। नंबर सेकंड पाइए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मॉडल वर्ब होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ये सारी की मॉडल वर्ब कहलाती हैं।
नंबर थर्ड मार्जिनल। मार्जिनल वर्ब जो होती है ऑक्सिलरी वर्ब, इन्हें देखिए 3 होती हैं ये, यूज टू, नीड और डेयर। इन तीनों को डिटेल में उठाएंगे और पढ़ेंगे, यूज टू को, नीड को और डेयर में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों वर्ब को, प्राइमरी को भी, मॉडल को भी और मार्जिनल वर्ब को भी। ठीक है, थैंक यू।